योर एफर्ट्स इंक्रीज द चांसेस ऑफ योर सक्सेस। कुछ ऐसा ही जियोपॉलिटिक्स में भी है। आप अपने देश की क्या नीतियां बनाते हैं, आपके सफलता में केवल यही नहीं एक्चुअली की रोल निभाएगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और क्या चल रहा है, कौन से ऐसे डायनेमिक्स हैं जो आपके फेवर में हो रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जरा समझते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो पॉलिसीज आप यूज करते हैं उसका आप इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है। तो दैट इज वाई किसी एक सरकार से जो 5 साल रहे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच। ऑल्दो ऐसा हो सकता है पहले से ही काफी कुछ हो चुका हो और उसके बाद अब जो ये सरकार आई इसने कुछ नए डेवलपमेंट्स उसी में जोड़ दिए हों, इस तरीके से फिर हम काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो हमें आगे के 10, 15, 20, 25 सालों का सोचकर चलना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पिछले एक दशक में भारत ने क्या अचीव किया है और कहां पर गैप रह गए हैं। राइट। तो जो अभी स्टेटस रहा इंडिया का जो आप देख रहे हैं, क्या पिछले 10 सालों में कुछ गैप दिख रहा है या 20 सालों में कुछ गैप दिख रहा है? चलिए बात करते हैं 1947 से, क्योंकि जब हम की एक्टर्स की बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में तो कहा जाता है कि किसी देश का लीडर मैटर तो करता है। इसके अलावा हालांकि और काफी सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जैसे इंडिया के केस में जवाहरलाल नेहरू जी से शुरुआत होती है, तो इनके समय में आइडियलिज्म के एनवेलप में रियलिज्म का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब क्या है? आदर्शवाद दिख रहा था भारत की नीति में। जब भारत कह रहा था कि ना तो हम यूएसए के साथ हैं ना हम यूएसएसआर के साथ हैं, हमें कोल्ड वॉर में नहीं जाना, लेकिन वो आपको नहीं लगता कि वो अपने आप में एक यथार्थवाद भी था? हम उसके अलावा करते क्या? अगर केवल यूएसएसआर के साथ चले जाते तो यूएसए से जो मिलने वाले बेनिफिट थे क्या वो नहीं खो देते हम? क्या आपको नहीं लगता कि इससे हम प्रॉक्सी वॉर का पार्ट बन सकते थे? जितना एफर्ट यूएसए उस टाइम पर पाकिस्तान को डेवलप करने में कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को मजबूत करने में लगा हुआ था यूएसए, अगर हम पूरी तौर पर कि हम नैम का नहीं पूरे तौर पर यूएसएसआर का पार्ट होंगे तो आपको नहीं लगता ये अपने ही सरहद पर एक कंटेस्टेशन इनवाइट करने वाली बात हो जाती? तो यानी कि बात केवल आदर्श की नहीं थी, बात राष्ट्रहित की भी थी। उसके बाद इंदिरा गांधी जी के टाइम में हम जानते हैं लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, फ्रेंडशिप ट्रीटी विद यूएसएसआर, ये कुछ हाइलाइट्स हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर रेप्रोचमेंट विद पाकिस्तान, और फिर वो रियल पॉलिटिक आना। रियल पॉलिटिक मतलब रियलिज्म भी आना, यानी कि युद्ध के लिए जो पोस्चर है वो भी भारत कर सकता है, युद्ध भी कर सकता है इफ नीड अराइजेस। उससे पहले भी हुआ, बट द पॉइंट इज कि यहां पर रेप्रोचमेंट भी था और फिर पॉलिसी में ट्विस्ट भी था। मनमोहन सिंह जी, इनके समय पर यूएसए और इंडिया के रिलेशन में एक मेजर टर्न आया। इससे पहले यूएसए का टिल्ट पाकिस्तान की तरफ और इंडिया का टिल्ट यूएसएसआर की तरफ था। लेकिन मनमोहन सिंह जी के टाइम पर होती है सिविल न्यूक्लियर डील, जिसको 1-2-3 एग्रीमेंट भी कहते हैं। ये जो डील थी इसका मतलब केवल न्यूक्लियर एग्रीमेंट से था नहीं, इसने यूएसए और इंडिया को नजदीक लाया, जिसके बाद हमारा जो लेवल था पार्टनरशिप का वो स्ट्रेटेजिक एंड फर्दर इंप्रूव हो पाया। बट वो अलग बात है कि मनमोहन सिंह जी का जो पिक्चराइजेशन है, यू कैन से कि कॉन्ट्रीब्यूटेड इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, वो उतना ज्यादा नहीं रहा। वो इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन लीडर कितना समय, कितना इन्वॉल्वमेंट कौन से इश्यूज में देता है। बट अचीवमेंट तो है यूएसए के साथ रिलेशनशिप। नाउ एक्चुअली दिस रिलेशनशिप इज यू कैन से helping us in a way to establish ourselves as pillar to counter China। यूएसए और इंडिया के बीच में उसके बाद कई सारे एग्रीमेंट हो चुके हैं, कॉमकासा, बेका, लेमोआ, ये सब उसी समय पर जो बेस बना उसी का हम रिजल्ट कह सकते हैं। इसके बाद मोदी जी की बात आती है। नाउ मोदी जी के टाइम पर इन्वॉल्वमेंट, अगर हम पिछले एक और दशक की बात करें, नहीं यानी कि 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इन्वॉल्वमेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जितना था उससे ज्यादा मोदी जी के टाइम पर रहा। ये एक ट्विस्ट हमने देखा। हालांकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उस समय 3 सवाल थे। लग रहा था कि शायद फॉरेन पॉलिसी पॉइंट पर हमें कुछ ज्यादा यू कैन से फायदा नहीं होने वाला। वी नीड टू सिट, वी नीड टू थिंक, वी नीड टू स्ट्रेटेजाइज अकॉर्डिंगली। ऐसा क्यों? पहला पॉइंट कहा गया कि मोदी जी जो हैं वो एक प्रोविंशियल लीडर रहे हैं। दूसरा, हिंदू नेशनलिस्ट एक इमेज है, तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रांड है इसका नुकसान हमें गल्फ में होगा।
गल्फ हमें रेमिटेंसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक बड़ी मात्रा में लोग वहाँ पर काम करते हैं, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और गल्फ का ट्रेडिशनल स्टैंड जो है वो पाकिस्तान की तरफ टिल्टेड रहा है। तो कहा गया कि शायद अब और ज़्यादा टिल्टेड ना हो जाए। तो सॉलिडारिटी विद इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान की रहेगी, इंडिया वहाँ पर अपना स्पेस और कैसे बनाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट्स थे ये यू कैन से ये इतने सक्सेसफुल हुए नहीं, क्योंकि जैसे ही नई सरकार बनी 2014 में, तो उसके बाद उन्होंने इसी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, राइट। जैसे कि नेबर नेशंस के लीडरशिप को बुलाना है और फिर गल्फ नेशंस के साथ जो उनकी नीड है उसके हिसाब से अपने रिलेशनशिप का पाथ बनाना है। देखिए, मुद्दा केवल आइडियोलॉजी एंड रिलीजन का नहीं है। प्रेजेंट टाइम में इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशनल इंटरेस्ट मैटर करता है। एक टाइम ऐसा भी होता है, ऐसा भी था, जब नेशनल इंटरेस्ट, रिलीजन और आइडियोलॉजी, आपको इस ट्रायंगल का बैलेंस बनाना था। लेकिन अगर खुद गल्फ रीजन को पता है कि फॉसिल फ्यूल से दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, तो ऐसे में जो नेशन एक बड़ी इकोनॉमी है, यानी कि उनके अब डाइवर्स प्रोडक्ट्स के लिए, नॉट जस्ट ऑयल, डाइवर्स प्रोडक्ट्स के लिए एक अच्छी मार्केट हो सकता है। मिडिल क्लास बढ़ रही है तो कंजप्शन अच्छा हो सकता है। तो आपको नहीं लगता उनके लिए एक नेचुरल चॉइस इंडिया होगी? तो अब वो रिलीजन आइडियोलॉजी के ऊपर जियो इकोनॉमिक्स को चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? बिल्कुल चुनेंगे। यानी कि अपनी ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल विसिनिटी, यानी कि जो पास है हमारे, मार्केट से कनेक्शन हो सकता है, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। प्लस इस समय दुनिया में एक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑर्डर था, जिसको यूएस लीड कर रहा था, अब उसको चैलेंज दे रहा है यूएसए के इस लीडरशिप वाले ऑर्डर को चैलेंज दे रहा है चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान। तो अब ऐसे में अगर चाइना इनका सबका लीडर हो सकता है, मींस अगर इकोनॉमी वाइज कंपेयर करें तो रशिया से कई गुना ऊपर है चाइना, तो जाहिर सी बात है अब यूएसए को चाइना को काउंटर करना प्रायोरिटी है कि नहीं है? प्रायोरिटी है। इसी वजह से मिस्टर बाइडेन के टेन्योर में आपने जितने उनके विजिट्स देखे होंगे तो कहीं ना कहीं मतलब 90% ऐसी जगह हैं जहां पर वो चाइना का नाम तो ले ही रहे हैं। चाइना को क्यों काउंटर करने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है, रूल बेस्ड ऑर्डर की ज़रूरत है, वाई यूएसए स्टैंडिंग फॉर फ्रीडम, डेमोक्रेसी एटसेट्रा। और ऐसे में इंडिया उनका फोकस बनता है। तो जो मैंने कहा था ना कि आप अपने देश में क्या नीति बना रहे, केवल ये नहीं, दुनिया को आपकी कितनी ज़रूरत है वो भी मैटर करता है। तो इसी वजह से फोकस, क्योंकि दुनिया का चाइना को काउंटर करने के लिए है और पता है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी है, और एशियन सेंचुरी में इंडिया और चाइना दे आर 2 मेन पिलर्स। और ऐसे में अगर चाइना रिवाइज करना चाहता है इस ऑर्डर को, तो चाइना को काउंटर कौन कर सकता है? एशिया में ड्यू टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, ड्यू टू साइज ऑफ इकोनॉमी, वो इंडिया है। तो यानी कि इंडिया को एक नेचुरल फोकस यहां पर मिलता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, अगर आपको अपने आंसर में लिखना हो, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पिछले एक दशक में यानी कि 10 सालों में इंडिया का जियोपॉलिटिकल राइज हुआ है? तो इंडिया का जियोपॉलिटिकल राइज इंडिया के कुछ फीचर्स की वजह से हुआ है, जैसे साइज ऑफ इकोनॉमी, जैसे डेमोग्राफी, क्योंकि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जो जवान जनसंख्या है ये हमारे पास 2045 के आसपास तक है। उसके बाद हम एक डिक्लाइन देखेंगे एवरेज एज में, राइट। एवरेज एज मतलब कि यंग पीपल की एज। फिर नेक्स्ट है आपका चाइना, चाइना को काउंटर करना यूएसए, एंड यूएसए के साथ साथ वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, कुछ वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस वो चाहते हैं। तो ऐसे में इंडिया का जो लोकेशन है, साइज है, वो उनको काम आएगा। साथ में इंडो पैसिफिक, आपको बताया कि एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है पावर। बैरक ओबामा के टाइम पर ही वो पाइवट टू एशिया की बात करते थे। ट्रंप के टाइम पर भी एशिया फोकस, देन बाइडेन के टाइम पर भी एशिया फोकस। तो अगर एशिया पर उनका फोकस है ही, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया की लोकेशन इंडो पैसिफिक में मतलब शो करती है कि यार वी आर सेंट्रल टू इट, राइट। तो इस वजह से इंडिया का जियोपॉलिटिकल राइज होना ही है, राइट। अब कुछ इंडिकेशंस बताते हैं जिससे पता लगता है कि हाँ कुछ तो अचीवमेंट्स हैं। पहले हम अचीवमेंट्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद कुछ गैप्स की भी बात करेंगे जिस पर इंडिया को काम करना होगा। नंबर 1, इंडिया को रूल टेकर माना जाता था, यानी कि ऑलरेडी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, जिनके जो रूल बने हुए हैं हम जनरली उन्हीं को फॉलो करते थे। ऐसा नहीं है हमने आवाज़ नहीं उठाई, हमने आवाज़ उठाई। जैसे 1970s 80s में हम बात करते थे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि यूएस से लेड जो ऑर्डर है वो नहीं, डेवलपिंग नेशंस के हिसाब से कुछ चीज़ें बदलनी भी चाहिए। लेकिन उस समय हमारी इकोनॉमी का साइज, साथ में जो हमारे एशियन अफ्रीकन नेशंस थे उनकी इकोनॉमी
या उनका जो रेलेवेंस है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब आपकी ताकत बढ़ती है तभी आपकी बात मानी जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर रेस्पेक्ट्स पावर। लेकिन अब क्योंकि वो पावर का स्टेटस बढ़ा है, राइट, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, इकोनॉमी, नीड, मिलिट्री एटसेट्रा, तो जाहिर सी बात है अब इंडिया कुछ चीज़ों पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकता है। कुछ चीज़ों पर जब केवल हम आवाज़ उठाते थे, अब हम उसको स्टॉल भी कर सकते हैं प्रोसेस को, कि नहीं, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। आप कहेंगे सर ऐसा कहाँ होता है? एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे WTO बाली कॉन्फ्रेंस, व्हेन यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस वर पुशिंग कि अरे इंडिया, तुम्हारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर तुम बहुत सब्सिडी देते हो, गलत है ये तो, हम इस कंडीशंस को टाइटन करना चाहते हैं, तुम पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन इंडिया टुक स्टैंड अलॉन्ग विद अदर साउथ साउथ कोऑपरेशन वाले नेशंस, यानी कि एशिया अफ्रीका के नेशंस। तो अल्टीमेटली हमने उस पर एक पीस क्लॉज अचीव किया। पीस यानी कि इसका जब तक सोल्यूशन नहीं निकल जाता तब तक आप हमारे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। दूसरा, जैसे फ्रांस के साथ हमने पेट्रोलिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में ऑलरेडी फ्रांस की टेरिटरी भी है। अगर फ्रांस को भी जरूरत पड़ रही है इंडिया की नेवी की टू कंडक्ट सर्टेन ऑपरेशंस इन नियर द सोमालिया, तो वी हैव डन इट। तो व्हाट डज इट से? भाई ताकत का सबसे बड़ा मार्कर ये है कि आप कितनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। तो वी हैव टेकन दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन दिस रीजन, राइट। केवल नाम की नहीं, वी हैव टू डेप्यूट आवर फोर्सेस, राइट, दैट वी आर डूइंग। एक समय था माना जाता था कि यार डिप्लोमेसी हैज समथिंग टू डू, कि यार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंडिया का स्टेटस बढ़ जाएगा, चलो इंडिया के फेवर में कुछ रेजोल्यूशन साइन हो जाएंगे। लेकिन अब आप सब मानते हैं इस बात को कि डिप्लोमेसी एंड डेवलपमेंट इज कनेक्टेड, यानी कि भारत अपनी सफल डिप्लोमेसी से कितने इकोनॉमीज के रास्ते ओपन करेगा, वहां पर कौन सी शर्तें भारत की मार्केट के लिए जो जरूरी हैं वो करा पाएगा, ये सब भारत के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो पिछले कुछ समय में हमने ऐसा किया। आप कहेंगे सर एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल ले लीजिए, यूएई के साथ सेपा, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि गुड्स का ट्रेड हो, सर्विसेज का ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट का ट्रेड हो। आपको नॉर्थ अफ्रीका के साथ ट्रेड करना है तो यूएई इज लाइक द ट्रांसशिपमेंट हब। तो अगर वहां पर फेवरेबल टर्म्स पर आप अपना सामान पहुंचा सकते हैं तो जाहिर सी बात है आप इस नॉर्दर्न अफ्रीका की मार्केट में भी सामान आसानी से बेच पाएंगे कंपैरेटिवली। और अगर वहां पर सामान बेच पाएंगे तो हमारे यहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी कि नहीं होंगी। तो यानी कि इंडिया और यूएई के रिलेशन ओपनिंग मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। तो केवल यूएई नहीं, अदर एग्जाम्पल्स भी हैं। तो यानी कि इंडिया की डिप्लोमेसी ने शार्प फोकस किया है पिछले एक दशक में कि डेमोक्रेसी शुड बी इक्वेटेड विद डेवलपमेंट नीड्स, राइट। प्रैग्मेटिज्म, जैसे कि इंडिया, रशिया एंड यूएस से, अब जब से यूक्रेन का एनेक्सेशन, यूक्रेन का यू कैन से इन्वेजन यूक्रेन में हुआ, क्रीमिया का एनेक्सेशन हो गया था, तब से ये कहा जा रहा था कि हाउ इंडिया इज गोइंग टू मैनेज, इंडिया हैज टू पिक साइड्स। समटाइम्स इफ यू डोंट पिक साइड, इसका मतलब है कि आप किसी के भी तरफ नहीं हैं, आप केवल एक ट्रांजैक्शनल पार्टनर हैं। और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आपको केवल ट्रांजैक्शनल पार्टनर नहीं होना होता, आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनर होना होता है। यानी कि जब आपकी सुरक्षा की बात आएगी तो वी विल बी वॉइसिंग आवर कंसर्न्स, या हम आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे। अब भाई इंडिया किसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएगा? क्या रशिया के साथ हो सकता है? पूरी तरीके से नहीं। हम पीस के साथ हैं, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर। क्या यूएसए के साथ हो सकता है? पूरी तरह नहीं। तो ऐसे में इंडिया कुड एक्चुअली बैलेंस, ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच थी, ये एक अचीवमेंट है यहाँ पर, डिस्पाइट सो मच प्रेशर फ्रॉम ईयू एंड यूएसए। कुछ और इंडिकेशन, जैसे कि क्रूड ऑयल हम खरीदते रहे, यूएनएससी में हमें रिफॉर्म कराना है और परमानेंट सीट का भी हमारा सपना है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि नहीं कि हम सबके साथ रिलेशनशिप को मैनेज करके रखें, साउथ साउथ कोऑपरेशन भी रखें, क्योंकि 2/3 जो देश हैं, 2/3 यूएनजीए में यहीं बैठे हैं, राइट। तो इनके लिए डेवलपमेंट पर भी खर्चा करना होगा, चाहे वैक्सीन मेथड इनिशिएटिव हो, चाहे अदर कुछ टूल्स टेक्नोलॉजीज शेयरिंग करनी हो, वो सब भी करना होगा। अलॉन्ग विद दैट ये जो बड़े पार्टनर्स हैं, यूएसए, रशिया, इनके साथ बैलेंस करना होगा। अब चाइना एक मेजर चैलेंज बन जाता है जब यूएनएससी रिफॉर्म की बात आती है। P5 नेशंस, जिन 5 का सपोर्ट हमें चाहिए, 5 में से केवल एक चाइना ही है हर्डल। तो क्या हमने पिछले 10 सालों में
अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ ऐसा दिखाया है कि हम चाइना के इशू को भी रिजॉल्व कर रहे हैं। 18 1-to-1 समिट्स हुई हैं, 18 1-to-1 समिट्स हुई हैं, लेकिन सक्सेस वहां पर अचीव नहीं हो पाया। उसके बाद भी डोकलाम हुआ, डोकलाम पर हमने अपनी फौज को लगाया। गालवान में जो हुआ हम सब जानते हैं, पैंगोंग सो लेक कितना एरिया जो है वहां पर चाइनीज फोर्सेस ने इनकर्शन किया। तो कहने का मतलब है कि चाइना रिमेन्स अ पेन। यहां पर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी फोकस रहा, लेकिन यहां पर पाकिस्तान चैलेंज का चैलेंज ही बना रहा। हालांकि पाकिस्तान के साथ हमने एक तरीके से परमानेंट डीहाइफिनेशन वाली स्ट्रेटजी शो करी है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप मैटर नहीं करते। हमारी जो पॉलिसी होगी नेबरहुड के लिए वो अब आपकी वजह से अटकी नहीं रहेगी। कारण क्योंकि सार्क जो कि साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करता है, और सार्क मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, लेकिन यहां पर पाकिस्तान इज लाइक अ कैमल विच वॉज एक्चुअली स्लोइंग डाउन दिस होल कारवा। ये सी राजा मोहन की स्टेटमेंट है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा यार इस कारवा को ही साइड कर देते हैं फिलहाल, चलो फोकस करते हैं बिम्स्टेक पर, फोकस करते हैं BBIN पर, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव पर फोकस करते हैं, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कोऑपरेशन, सेक्टोरल कोऑपरेशन। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि यार जब हमें पता है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो हमारी कनेक्टेड है एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी से। एक्ट ईस्ट एशिया, दिस इज साउथ ईस्ट एशिया, राइट। हमें पता है कि जब हम एशियन सेंचुरी की बात करते हैं तो एशियन सेंचुरी में आसियान की सेंट्रलिटी है, यानी कि आसियान के जो 10 देश हैं दे आर वेरी क्रिटिकल, तो उनके साथ संबंधों को मजबूत करना है। तो क्यों ना हम जब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करें तो हम इस वाले नेबरहुड पर फोकस कर लें, राइट। अफगानिस्तान तो ऑलरेडी तालिबान के हाथों में है, पाकिस्तान किसके हाथों में हम सब जानते हैं, तो क्यों ना इस तरफ फोकस कर लें। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो हमने ये स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है टू टेक रिस्क ऑफ, यू कैन से, पुट सार्क इन कोमा। अगर सार्क कोमा में है ड्यू टू दिस, तो रहे कोमा में, हम इस तरफ फोकस करेंगे। दैट्स अ बोल्ड स्टेप। ये डिहाइफिनेशन वही है कि हम पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं रखेंगे पॉलिसीज को। पाकिस्तान हमेशा हमारा कंसर्न नहीं रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना, जहां तक आपकी फाइट है ना उससे ऊपर नहीं बढ़ सकते आप, तो आपको हमेशा अपनी फाइट को ऊपर बढ़ाते ही रहना पड़ेगा, राइट। वही आपका लेवल शो करेगा। कहा जाता है कि पहले एक आइडियोलॉजिकल बैगेज भी था इंडिया के पास, कि इंडिया वाज पोस्चरिंग इटसेल्फ एज अ पीसफुल नेशन, और कई बार आप अपने किरदार के गुलाम बन जाते हैं। तो क्या करना पड़ता है? आपको शो करना पड़ता है यू आर व्हाट सिचुएशन डिमांड्स। जरूर नहीं है कि हमेशा आपको पीसफुल, काम यही दिखना है। यू आर व्हाट सिचुएशन डिमांड। तो अगर सिचुएशन की डिमांड है कि अगर चाइना के साथ आपका नदन ईस्ट वाले पार्ट पर, या फिर हमारे नदन पार्ट पर स्कमिशेस बढ़ रहे हैं, और उस समय पर हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को थोड़ा रोक देते थे कुछ टाइम के लिए, कि चलो इससे जो है चाइना के कंसर्न हैंडल हो जाएंगे। लेकिन इस बार हमने 13 से 52, मतलब 13 से 52 हमने बढ़ा दी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग दिस गालवान इशू। सो दिस इज अ बोल्ड स्टेप, राइट। तो ये सही है बात। अब हमारे यानी कि जो प्रैग्मेटिज्म हम शो कर रहे हैं वो विच इट कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम चाइना। जैसे शी जिनपिंग ने प्रपोज किया अपना ग्लोबल प्लान ऑफ दिस नेटवर्क ऑफ BRI। इंडिया के सभी जो नेबर्स हैं एक्सेप्ट भूटान इज पार्टनर ऑफ BRI। डिस्पाइट दिस फैक्ट, इंडिया इज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, एंड इंडिया इज गिविंग एन ऑप्शन टू द US दैट यू कैन बैक अस, राइट। चाइना ने एग्रेशन किया डोकलाम वाले प्लेट्यू पर, भूटान का क्लेम है उस पर, इंडिया का क्लेम नहीं है, भूटान का क्लेम है। लेकिन भूटान में हमारी 2200 के आसपास जो हमारे लोग हैं, मतलब हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं के लोग हैं, वो बैठे हैं वहाँ पर, ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको। हमने इसी वजह से टाइमली अपनी फोर्सेस को वहाँ पर मोबिलाइज कर पाए और इस एरिया में अपने स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट कर पाए, जिस वजह से, और प्लस जो डिप्लोमेसी हमने की, अजीत डोवाल जी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विद बीजिंग, उसकी वजह से फिर फाइनली पुशबैक हुआ। लेकिन जो वहाँ पर जलफेरी रिज है, कहा जाता है कि अभी भी चाइना का टारगेट वही है कि चाइना वांट्स टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन फर्दर इन चुम्बी वैली, और चुम्बी वैली पर पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि इंडिया का जो चिकन नेक कॉरिडोर है उस पर उसकी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ मिलना, वो हमें करने नहीं देना है। तो ऐसे में इंडिया ने जो पुशबैक दिखाया है, चाहे गालवान वाले एरिया में हो चाहे इस वाले एरिया में हो,
प्लस यूएस से बैकिंग को शो किया है, तो वो शायद एक तरीके से एक वॉल का काम कर सकता है। हम यही सोच रहे हैं कि हम यूएसए के साथ अलायंस भी ना बनाएं, लेकिन अलायंस जैसा एम्ब्रेस भी रखें। ये अपने आप में प्रैग्मेटिज्म है। हम नहीं कहते कि मिलिट्री अलायंस में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम लेमोआ, कॉमकासा, बेका, ऐसे कितने सारे जो मिलिट्री एग्रीमेंट्स हैं, चाहे लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट देना हो, चाहे इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, वो सब हम एंगेज कर रहे हैं। साथ में हम वेस्टर्न नेशन से कह रहे हैं कि अगर तुम्हें खतरा है ना चाइना से, तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें एक वॉल चाहिए ना चाइना के अगेंस्ट। वॉल कौन बन सकता है? इंडिया बन सकता है। अब इंडिया की वॉल बनाने में, ब्रिक में, सीमेंट में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो क्या करोगे तुम? टेक्नोलॉजी हमें दो, कोलैबोरेट करो हमारे साथ, हमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दो, कई और देशों का मार्केट एक्सेस हमें कराओ। तो कहने का मतलब है कि वी नीड प्लेसेस एट हाई टेबल एंड वी नीड दीज हाई टेबल्स टू टेक डिसीजंस इन आवर फेवर एंड यूएसए इज डूइंग दैट। तो ये हमारा प्रैग्मेटिज्म है। हम एक रेस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर बन रहे हैं। देखिए, एक टाइम था जब इंडिया वॉज फोकसिंग मोर ऑन रियलिस्ट, जैसे कि आप कह सकते हैं 1947 से लेकर और करीब 1995 तक के आसपास का ये टाइम, जब हम कह रहे हैं कि यार ठीक है, वी बिलीव इन आइडियल्स कि डीकोलोनाइजेशन होना चाहिए। हम आफ्टर आर इंडिपेंडेंस हम कह रहे थे कि डीकोलोनाइजेशन होना चाहिए। हम कह रहे थे कि हम रेशियल एपार्थाइड, इसके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं। लेकिन टेंजिबल बेनिफिट्स, टू प्रोवाइड टेंजिबल बेनिफिट्स टू द वर्ल्ड, वो नहीं उस टाइम पर हो पा रहा था। शायद हमारी खुद की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी भी उतनी नहीं थी, राइट। तो इस वजह से हम रेस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर कितने ज़्यादा हो सकते थे? हम स्टैंड में हो सकते थे, हम कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन में हो सकते थे। बट अब जो है हमारे पास कैपेसिटी भी है, एंड दैट इज़ वाई वी आर प्रूविंग दिस। चाहे वो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव हो, चाहे वो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, दैट इज़ आवर पॉलिसी इन इंडियन ओशन, वो हो। हम ग्लोबल साउथ की वॉइस बन रहे हैं, चाहे वो WTO हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो। हम इनके सपोर्ट में रिफॉर्म, इनके सपोर्ट में जो पॉलिसीज़ हैं उनकी फैसिलिटीज़ चाह रहे हैं। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन इज़ वन इंपॉर्टेंट पिलर, जिसको हमने G20 में भी रिफ्लेक्ट किया। साउथ साउथ, जिसमें आपका ये एशिया आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है और साउथ अमेरिका आ जाता है। कल्चरल रेस्पेक्ट में भी इंडिया ग्लोबल साउथ से कह रहा है कि भाई वी नीड टू फाइंड सर्टेन सिंबल्स विच कैन एक्चुअली पुट ऑन द नैरेटिव ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हमने अपने यहाँ से स्पिरिचुअलिटी, योगा, इसको रिप्रेजेंट करना। स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो जाना ही जाता था, बट योगा को इंटरनेशनलाइज करना, दिस इज नॉट जस्ट अ सिंबल। द सिंबल एक्चुअली क्रिएट्स अ इमेज, टॉक्स अ लॉट अबाउट अ नेशन। ग्लोबल इश्यूज पर जैसे रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि इस साउथ साउथ कोऑपरेशन अगर हम कर रहे हैं तो भाई जब डिजास्टर आएगा तो उस डिजास्टर के प्रिकॉशन में हम क्या कर रहे हैं? सो वी आर डूइंग आवर एफर्ट्स। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, हमने कहा भारत एक सूर्यपुत्र देश है, प्रूफ करके दिखाओ। हमने कहा ठीक है, वी आर गोइंग टू कोलैबोरेट। वी आर टॉकिंग अबाउट वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड इनिशिएटिव। तो अगर फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का है तो इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज अ नेशन विच इज कमिटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। कुछ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हमने डेवलप करी हैं, जैसे हमें पता है कि गल्फ में सिग्निफिकेंट नंबर इंडियंस आर देयर। ये डिप्लोमेटिक सक्सेस ही है कि वी वर एबल टू कोऑर्डिनेट विद दोज नेशंस सो दैट दे कैन मेक बेटर पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ आर लेबर्स देयर, आर पीपल, आर सिटीजन्स देयर। फॉरेन ट्रेड में हमने रिसेंटली मार्च में, आपने खबर पढ़ी होगी, EU के 4 देशों के साथ हमने FTA अरेंजमेंट कर लिया है। हालांकि पूरे EU के साथ FTA is still in process, UK के साथ still in process, but UAE and Australia that can be considered as an achievement, क्योंकि पता है कि आज के समय में इकोनॉमिक्स फ्रंट फुट में है और जो मिलिट्री वाइज जो यू कैन से जियोपॉलिटिक्स है वो बैक वाली सीट में है। लेकिन दोनों सीट ज़रूरी हैं, लेकिन हमें इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मिडिल ईस्ट एक चैलेंज रहा है। एक तो कारण आपको बताया कि भाई टिल्ट टूवर्ड्स पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पर भी हमने स्पेस बनाया कि जैसे इजिप्ट है, इराक है, तो इनकी पॉलिसीज़ वर एक्चुअली टिल्टेड टुवर्ड्स सेक्युलरिज्म, तो हमने इनके साथ रिश्तों को अच्छा बनाया। लेकिन ये पिछले 10 सालों में हमने देखा कि यार इन देशों को खुद हमारी ज़रूरत है। जैसे इनका विजन 2030 सऊदी का, उसके लिए इनको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को। और डाइवर्सिफाई करने के लिए क्या चाहिए? आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, आपको कि उनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन मार्केट तो चाहिए ना। कुछ एरियाज़ में अगर हमारी कुछ कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पर हो सकता है।
So they are actually trying to liberalize their economy and for that they want to get into sync with India. तो इस कारण भी इंडिया की मिडिल ईस्ट पॉलिसी में हम बेटरमेंट देख रहे हैं। G20 के दौरान जो IMEC का अनाउंसमेंट हुआ वो इसी का एक एग्जाम्पल हो सकता है। हम बैलेंस कर रहे हैं, एक तरफ ईरान है, एक तरफ सऊदी है और फिर इजराइल भी है। आपको नहीं लगता कि हमारे रिलेशन सऊदी से भी हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं और ईरान के साथ भी हम बैलेंस कर रहे हैं। आउटकम क्या है? आउटकम है कि OIC की जब मीटिंग थी उस समय सुषमा स्वराज हमारे देश की फॉरेन मिनिस्टर थी, उनको इनवाइट किया गया था जबकि पाकिस्तान इसकी खिलाफत कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज में। प्लस यही वेस्ट एशियन कंट्रीज यानी कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, when this abrogation of Article 370 happened, so they were not siding with the narrative of Pakistan, they were siding with India. UAE की तरफ से तो और इन्वेस्टमेंट की बात कही गई जम्मू एंड कश्मीर में। साथ में अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा हमारे नेवल पर्सन्स थे एंड उनको डेथ पेनल्टी दे दी गई थी कतर में, बट वहीं के एमिर ने अपनी कानून का इस्तेमाल करके पार्डन किया और हमारे लोग वापस आए। तो ये भी शो कर रहा है हमारा स्टेटस। लेकिन अब कुछ लिमिटेशंस पर बात करते हैं। हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में अपने कोऑपरेशन को बढ़ाया है, चाहे वो ब्रिक्स हो, SCO हो, बिम्स्टेक हो, लेकिन सार्क हम बात करें तो सार्क रिमेन्स अ फेलियर। सार्क को रिवाइव अभी नहीं कर पाए हैं और BBIN और बिम्स्टेक से जो हम अचीव कर सकते हैं वो भी अभी फुल्ली रियलाइज नहीं हुआ है। कहा जाता है कि ये जो रीजन है साउथ एशिया का, ये लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है, लेकिन हमें सीख लेनी चाहिए यूरोप से। यूरोप वाज जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड नाउ यूरोप इज जोन ऑफ पीस, यूरोप इज जोन ऑफ कोऑपरेशन। तो हम भी तो बन सकते हैं ऐसे, राइट? ये एक पॉइंट है। अनक्लियर अलाइनमेंट, ये बहुत बड़ी शिकायत रही है। कहा जाता है कि भारत क्लियर स्टैंड नहीं लेता, भारत हमेशा बीच का रास्ता देखता है। उसको हम शब्द यूज करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कई बार हम यूज करते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। लेकिन कहा जाता है कि लॉन्ग रन में अगर आप कोई क्लियर कट स्टैंड नहीं लोगे तो ऐसा हो सकता है जिनको आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान रहे हो वो आपको अपना ट्रांजैक्शनल पार्टनर माने, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो शायद तब तक आपके रिश्ते उतने गहरे नहीं होंगे। चाइना का चैलेंज अभी तक बना हुआ है, भूटान को छोड़कर बाकी जो साउथ एशियन नेबर्स हैं वो तो भाई चाइना के BRI को ज्वाइन कर लिए हैं और भूटान भी अपने बाउंड्री डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए बायलैटरल टॉक कर रहा है। तो आपको नहीं लगता ये अपने आप में एक चैलेंज है इंडिया के लिए अपने ही बॉर्डर पर, राइट? कुछ और रोड ब्लॉक्स भी हैं, जैसे अगर हमें UNSC का रिफॉर्म लाना है तो उसमें चाइना का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। LAC पर लगातार इंकर्शंस हो रहे हैं, तो उसमें यानी कि चाइना पर हम कुछ क्रेडिबल यू कैन से जो प्रेशर है वो नहीं क्रिएट कर पाए हैं। एक नैरेटिव ये भी है कि चाइना जानबूझकर ये इंकर्शन करता है टू शो टू दी साउथ एशियन नेबर्स कि देखो इंडिया को तुम मानते हो कि इंडिया इज लीडर ऑफ साउथ एशिया, देखो USA तुम मानते हो कि इंडिया कैन बी वन पिलर अगेंस्ट चाइना, कंटेनमेंट पॉलिसी जो है USA की उसमें काम आएगा इंडिया, लेकिन देखो हम इंकर्शंस कर रहे हैं गालवान में, इंकर्शंस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में और देखो इंडिया नहीं कर पा रहा है कुछ हमारा। तो ये एक तरीका भी होता है मैसेजिंग का इंटरनेशनल लेवल पर। नेक्स्ट ये बिग ब्रदर एटीट्यूड, जैसे कि प्रोफेसर SD मुनी कहते हैं कि इंडिया पैनिक बटन दबा देता है जल्दी जब बात आती है नेपाल की, स्पेशली हमारे नेबरहुड की। तो नेपाल पर वो स्पेशली एग्जाम्पल देकर बताते हैं। उनका कहना है कि जैसे नेपाल अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है चाइना के थ्रू, जो ला रहा है। नेपाल ट्रांस हिमालयन नेटवर्क बना रहा है चाइना के साथ। नेपाल चाहता है कि जो उसका लैंडलॉक स्टेटस है, एक तरफ हिमालयाज हो गए, दूसरी तरफ इंडिया हो गया, तो इंडिया के अलावा नेपाल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इट्स लाइक ज्योग्राफी हैज सेड टू नेपाल कि भाई तुम्हें तो भारत के साथ ही रिश्ते अच्छे रखने हैं, और भारत जो है इस वजह से ट्रांसशिपमेंट के लिए कोलकाता पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट करने के लिए उसको फेवरेबल यू कैन से ट्रीटीज के थ्रू फैसिलिटेशन देता रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि नेपाल इज इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स चाइना। और क्यों? उसका मानना है कि इंडिया जो है बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखाता है, अगर उसके हिसाब से नहीं चलो तो वो ब्लॉकेड कर देता है, सामान भेजना कम कर देता है कोई ना कोई बहाना बनाकर, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जिससे पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाते हैं। ऐसे इल्ज़ाम भारत पर लगते हैं। तो अगर आप मालदीव्स देखें, पाकिस्तान तो है ही, अफगानिस्तान है ही, और आपका नेपाल, तो कहने का मतलब है कि ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये जो आपको नेशंस बताए, इन सब में इंडिया की तरफ यू कैन से पॉलिसी नहीं है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नहीं है। चलो पाकिस्तान का समझ में आता है, अफगानिस्तान का समझ में आता है, लेकिन मालदीव्स का चले जाना हमारे हाथ से, चाइना की तरफ चले जाना मीन्स
मीन्स मालदीव्स के तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में इंडिया ने कोऑपरेशन किया है, ऑपरेशन कैक्टस, और रीसेंट पास्ट में भी जब वाटर क्राइसिस हुए इंडिया ने सपोर्ट किया है। तो फिर मालदीव्स की जनता में नैरेटिव बना क्यों, जिससे मुइज़ू की सरकार बनी और उसके बाद वो प्रो चाइना हो गए? तो दीज आर द पॉइंट्स वी नीड टू थिंक फर्दर, राइट। हमने कहा तो सही है कि हम मॉरिशस को अपना पॉइंट बना रहे हैं, लक्षद्वीप के सदर्न आइलैंड्स को पॉइंट्स बना रहे हैं, जिससे कि हम मालदीव्स की कुछ खास नीड नहीं रहेगी, बट मालदीव्स रिमेन एट दैट पॉइंट नियर टू इंडिया, critical for India's Indo-Pacific outreach and specifically Indian Ocean की सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। तो एक बिग ब्रदर एटीट्यूड वाला इल्ज़ाम लगता है इंडिया पर कि इंडिया इज नॉट ट्रीटिंग दीज नेशंस एज इक्वल। तो हमें इस नैरेटिव को ब्रेक करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि डिस्पाइट दिस टमल्शियस पीरियड, जो चेंज दिख रहा है हमें दुनिया में, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने स्ट्रेंथ दिखाई है, जो एडवांटेजेस ऑलरेडी समय ने और इसके पूरे बैकग्राउंड ने हमें दी है, इकोनॉमी का राइज, इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का फोकस उस पर रहा है और हमने अचीवमेंट की है। एक समय पर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से अब वी आर हैविंग मोर एक्टिव अलाइनमेंट, बट वी आर नॉट साइडिंग विद एनी यू कैन से एनी वन पार्टी, और वी आर नॉट एंगेजिंग इनटू एनी वन अलायंस, वी आर स्टिल फोकसिंग ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो कह सकते हैं कि कई बार कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमेशा फॉरेन पॉलिसी का कोर रहते हैं, और ये है वो क्वेश्चन, एग्जामिन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन लास्ट डिकेड। तो लास्ट डिकेड के इतने सारे पॉइंट्स अब आपको पता हैं, जो कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट किए थे, नेमोनिक्स बताए हैं, उसको डायरेक्टली कहीं शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा, डायरेक्ट इस क्वेश्चन में आप आंसर कर देंगे। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए, जय हिंद।